वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 11 यानी लेक्चर नंबर 11 करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो ब्रिटिश एक्सपेंशन, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बेटा, उसी का हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। जो बरे सग़ीर में बरतानिया का जो फैलाव हो चुका था 1750 से लेके 1850 तक, यानी कि 1750 से लेके 1850 तक जितना भी जो यहाँ पर इवेंट्स थे उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को हम आगाज़ करते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले जो हमने प्रीवियस यानी कि लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था बेटा, वो ब्रिटिश एक्सपेंशन यानी कि बरतानिया का जो फैलाव था बरे सग़ीर में, उसका हमने हिस्सा पहला हमने डिस्कस किया था और उसमें कुछ मेजर इवेंट्स तो हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक करंट लेक्चर के लास्ट में उसका लिंक रख दूंगा, ठीक है बेटा। आपके पास कैम्ब्रिज या खान के लिहाज से जो हमेशा सवाल आता है बेटा कि जो बैटल ऑफ पैलेसी जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था 1757 में जो हुई थी, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें आपको बताना था कि ये एक सवाल ऐसा आता है जो आपके कैम्ब्रिज या खान या जो आपके बाहर के जितने भी बोर्ड्स हैं उसके हिसाब से आपसे सवाल जब पूछा जाता है, जैसे GCE का जो बोर्ड आता है उसमें भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ रहा होता है। तो हमने लास्ट टाइम इन दो चीज़ों को डिस्कस किया था और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवीन है। देखिए, जब बरतानिया फैल गया बरे सग़ीर में तो उसमें जो उन्होंने हुकूमत की मुदाखलतें की, उसमें अगर हम लोग जवाब को अगर देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाकायदा बाय फोर्स जितनी भी गवर्नमेंट थी उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया था। 1773 में उन्होंने एक एक्ट पास करवाया पार्लियामेंट में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो उस वक्त बहुत ज़्यादा हुकूमत को एक बोलते हैं ना, एक मोनो आर्क का जो मेन कॉन्सेप्ट था, मेन लॉज थे, उसको बड़ा धचका लग रहा था। तो उन्होंने पिट्स इंडियन एक्ट के हिसाब से एक नाम से 1784 में ये एक्ट जारी किया और डायरेक्ट कंट्रोल हासिल कर लिया किसके ऊपर, पूरे बरे सग़ीर यानी कि इंडिया के ऊपर। और उन्होंने जब अपना गवर्नर जनरल अपॉइंट करवाया अपनी सदारती जितने भी इलाके थे उनके ऊपर, तो उन्होंने डिफरेंट सूबाई गवर्नर विसरॉयज़ को भी यानी कि उन्होंने जो ओहदे थे वो दिए, प्लस कमांडर इन चीफ जो आर्म फोर्सेस के थे उन्होंने वहाँ पे तैनात कर दिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो तिजारत कर रही थी लेकिन वो अपने इंतज़ामी इख्तियारात का बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे, जो उन लोगों के राइट्स उनको मिलने चाहिए थे, वो नहीं दे रही थी। प्लस जो पुलिस फोर्सेस और लीगल सिस्टम जो बरतानिया ने वहाँ पे कायम किया था वो सिर्फ और सिर्फ बरतानिया के लोगों के लिए था। और यही वो रीज़न था कि वहाँ के जितने भी मुकामी लोग थे जो उनको जॉब्स या नौकरियाँ या उनकी खेती बाड़ी का जो निज़ाम था वो ख़त्म करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश इंडिया के नाम से अपना रवाज कायम करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे इंतज़ामिया वहाँ पर जो निज़ाम था वो इंडिया का पूरा जब ब्रिटानिया के अंडर में आ गया बेटा, तो उन्होंने मज़ीद एक्सपेंड करना शुरू कर दिया अपने आप को और मज़ीद इलाकों में फैलाना शुरू कर दिया। क्योंकि उनका पहला जो रवाज कायम हुआ था बेटा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में से शुरू हुआ। फिर उन्होंने बैटल की, तो फिर आपको पता है बैटल ऑफ बुक्सेर और बैटल ऑफ पैलेसी में ओथ के मुकाम पर उन्होंने अपने मुकामात हासिल करना शुरू कर दिए थे। इसी वजह से अगर देखा जाए तो 1782 में अगर देखें तो वारेन हेस्टिंग के नाम से जो गवर्नर जनरल इंडिया के बने, जो मराठाओं के उनके साथ जंग भी हुई और बरतानिया और मराठाओं ने जो एक साथ काम करने का जो उस वक्त एक जुज़्व पैदा किया वो चलना तो शुरू हुआ, लेकिन मराठाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। इसी तरह 1799 में गवर्नर जनरल वेस्ले ने मैसूर के मुकाम पर टीपू सुल्तान को हराया, क्योंकि उससे पहले मैसूर में अगर आपको पता हो तो हैदर अली की पूरी बादशाहत चल रही थी और उन्होंने भी बरतानिया को हराया था। अब सुल्तान मैसूर का जो उस वक्त का सबसे अहम था, जो उनके पास ज़मीन आई वो टीपू सुल्तान को हराने के बाद उनके पास आ गई और उसी दौरान नवाब ऑफ ओथ को भी उन्होंने हराया और उनके इलाका जात को भी कैप्चर करा, यानी कि हासिल कर लिया किसने, बरतानिया ने। फिर 1830 यानी कि 1830 में दिल्ली के मुकाम पर जो मुग़ल एम्परर थे लास्ट, शाह आलम द टू, ये हमने पहले भी डिस्कस किया बेटा। फिर ब्रिटिश प्रोटेक्शन एक्ट आ गया था, तो उनको जब हराया तो फिर मुग़लों का पूरा दौर ख़त्म हो चुका था। और लास्ट में अगर देखा जाए तो मराठाओं को डिफीट तो पहले ही कर चुके थे 1818 में, कौन, ब्रिटिश फोर्सेस, और उन्होंने पूरे का पूरा जो कंट्रोल था बरतानिया ने वो हासिल बरे सग़ीर पर कर लिया।
अब इसके बाद जो सबसे अहम बात आती है वो आती है तीतू मीर की। अच्छा, तीतू मीर ये एक ऐसा उस वक्त बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना बैटल ऑफ, जो उस वक्त जो सदियों के हिसाब से आती है, बैटल ऑफ सेंचुरी के नाम से जो जानी जाती है बेटा, वो ये हुई। अब वो किस तरह हुई बेटा कि तीतू मीर जो उस वक्त उनका असली नाम जो था वो सैयद मीर निसार अली साहब था, तो उन्होंने बंगाली फ्रीडम फाइटर के तौर पर, जद्दोजहद के तौर पर, एक आज़ादाना जद्दोजहद सिपहसालार के तौर पर उस वक्त के जितने भी ज़मींदार थे और जो ब्रिटेन कंट्रोल था उनके खिलाफ अपना जंग करने का ऐलान किया और ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश, नौआबादी को ख़त्म करने की कोशिश की। अब इसी तरह 1822 में तीतू मीर चले गए मक्का पे और जो वापस है 1827 में जब उन्होंने पूरा अपना एक मुकाम हासिल कर लिया, तो फिर बंगाल में आके उन्होंने इस्लामी तालीमात को ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू किया। देखो बेटा, इस्तेमाल करना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे लोग बेदार, आपको पता है, नहीं हो रहे थे। उनको पता था कि बरतानिया का जब कंट्रोल रहेगा तो इट मीन्स मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है, ये हमारे दिमागों में बैठा दिया गया था। और उस वक्त के बादशाह थे और जो आर्मी थी पूरी के पूरे 15,000 फॉलोअर्स भी थे। इन्होंने एक किला बनाया, बांस का किला जिसको बैम्बू फोर्ट कहते हैं, जो आपको पता है नरकुलार के उसमें जितने भी अक्टूबर में उन्होंने जब बनाया तो उसी के दौरान उसी किले की वजह से बरतानिया को शिकस्त दी। और ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा बन गया कि एक बांस के बने हुए किले, अब किला, आप ज़रा सोचने वाली बात है बेटा कि यहाँ पर जब अफवाज आती है तो बड़े बड़े किले ढेर हो जाते हैं और ये एक से बांस से बना हुआ, तो यानी कि जिहाद का कॉन्सेप्ट जो आया उस वक्त मुसलमानों के अंदर वो एक बहुत बड़ा आया। और यही वो रीज़न था कि बरतानिया की जो पूरी आर्मी की जो अफवाज उस वक्त आई हुई थी वो भाग गई। वो ये देख के भाग गई कि कैसे कैसे हरा रहे हैं, और यही हैरान थी। और तीतू मीर जो उस वक्त अपने लिहाज से अपनी ताकत, जो उस वक्त के हिसाब से जो मॉडर्न वेपन्स का कॉन्सेप्ट था वो अल्लाह और इस्लाम के उसूलों पे ढेर हो गया। अब यही वो एक ऐसी बात थी जो उस वक्त के बरतानिया बड़ा कंफ्यूज हो गई, कैसे हम लोग हार गए कि एक बांस के बने हुए किले ना, और फिर वही फोर्ट और फिर वही तीर कमान वगैरह, और हम लोग हार गए। तो ये वो रीज़न था जिसके ब्याह पर 5 दिन तक ये जंग चलती रही और उस वक्त फतह किसको हुई? तीतू मीर को। लेकिन कमांडर जो ब्रिटिश के उस वक्त के थे उन्होंने ये जाहिर कर लिया था कि तीतू मीर जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी बात होनहार भी हैं, बहादुर भी हैं, और उनके लोग भी बड़े बहादुर हैं और वो अपने अड़े हुए हैं उन अहकामात पर जो यहाँ पे मुसलमानों के असल में पहले मौजूद थे। अब यही वो रीज़न था कि बरतानिया को बहुत बड़ा धचका इसी बात पे लगा, और बरतानिया को लगा क्योंकि देखो बेटा जाहिर सी बात है वो लोग यही चाह रहे थे कि मुसलमानों का जितना भी वजूद है वो ख़त्म हो जाए, उनके जो राइट्स थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उसूल थे, वो सब ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि मुगलों का दौर तो वैसे ही ख़त्म हो चुका था। अब ये एक ऐसा मुकाम आ गया था कि जहाँ पर मुसलमानों का अपना रुतबा खुद हासिल करने के लिए जब उन्होंने जंग की तो उनको फतह हासिल हो गया, यानी कि इस्लाम के नाम पर। अब यही वो बात थी कि जब इस्लाम के नाम पर आप देखोगे तो फिर यहाँ बरतानिया ने ये अपने अंदर खौफ पैदा शुरू कर दिया कि इनका ईमान का तकाजा वापस से जाग रहा है। अब इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इस टॉपिक को हम लोग इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आज के लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और इसी के रिगार्डिंग आपको अगर कोई सर्वे हो, रिसर्च हो तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।